नमस्कार दोस्तों। आज हम MHI 9 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इग्नू का चैप्टर 1 देखते हैं। MHI 9 भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो महत्वपूर्ण है। आंदोलन के बारे में बताया गया है जो इग्नू MA हिस्ट्री के लिए महत्वपूर्ण है। इसमें देखते हैं क्या है। और राष्ट्रवाद सामान्यतः किसी व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति निष्ठा और विचारधारा उसका राष्ट्रवाद है। प्रत्येक राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक अपने राष्ट्र के प्रति राष्ट्रवाद से भरा होता है। राष्ट्रवाद की अवधारणा को विभिन्न इतिहासकारों और समाज वैज्ञानिकों ने विभिन्न प्रकार से प्रस्तुत किया है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध चलने वाला एक लंबा और विशाल संघर्ष था। इस संघर्ष की प्रमुख विचारधारा और हथियार राष्ट्रवाद था। भारतीय राष्ट्रवाद में दो मुख्य विचारधाराएं शामिल थी: साम्राज्यवाद का विरोध और राष्ट्रीय एकता। इन विचारधाराओं को मानने वाले लोग राष्ट्रवादी कहलाते थे। यह राष्ट्रवाद भारत सहित एशिया, अफ्रीका आदि के अलावा संपूर्ण विश्व के अनेक देशों में फैला हुआ था, जहां ब्रिटिश उपनिवेशी शासन था। आधुनिक विश्व में राष्ट्रवाद एक शक्तिशाली राजनीतिक ताकत थी। राष्ट्रवाद को राष्ट्र के आंदोलन, विश्वास, व्यवस्था, भावना और जुनून से जोड़ लिया था। प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक राष्ट्र में यह व्याप्त था और इसने वैश्विक विचारधारा का रूप धारण कर लिया था। अनेक कहानियाँ, कविताएं, उपन्यास और साहित्य राष्ट्रवाद को आधार बनाकर लिखा गया था। इस प्रकार राष्ट्रवाद एक जटिल अवधारणा बन गई थी, जिसका उदय विभिन्न परिस्थितियों में हुआ। राष्ट्रवाद यूरोप के विकसित औद्योगिक समाज और एशिया तथा अफ्रीका के अविकसित समाज तक फैल चुका था। राष्ट्रवाद का उदय अधिकांश देशों में 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। इसके उदय के पीछे निश्चित रूप से एक समान और सार्वभौमिक भावना निहित थी। यह किसी विशेष सिद्धांत से प्रेरित होकर विश्व के सभी देशों में नहीं फैला। प्रस्तुत अध्याय में राष्ट्रवाद के उदय के लिए विभिन्न परिघटनाओं की चर्चा की गई है, जिससे राष्ट्रवाद पर समुचित प्रकाश पड़ सके। राष्ट्र, राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्यों को समझना। प्रस्तुत इकाई में 3 बातों की चर्चा की गई है: राष्ट्रवाद से जुड़ी कुछ बहसें और विवाद, राष्ट्रवाद के सिद्धांत, इन सिद्धांतों की भारत के संदर्भ में प्रासंगिकता, राष्ट्रवाद का प्रश्न। राष्ट्रवाद से तात्पर्य 18वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य के समय से विकसित हुई एक विचारधारा से है। 18वीं से 20वीं शताब्दी के मध्य इस अवधि में छोटे समुदाय बड़े समुदाय में परिवर्तित होने लगे। नए समुदायों से नए रिश्ते और एकजुटता बनी। समूह और एकता एक दूसरे से परिचित न होते हुए भी खुद को राष्ट्र के रूप में समझते थे। इसमें नई कल्पना थी। नए समुदायों का निर्माण अपनी भिन्न कल्पना से हो रहा था। प्रारंभ में अधिकांश समुदाय परिचय पर आधारित थी, परंतु नए राष्ट्रीय समुदायों में ऐसी बातें नहीं थी। वह कल्पना पर आधारित थी। इसलिए बेनेडिक्ट एंडरसन ने बताया कि राष्ट्र परिकल्पित समुदाय है। नए समूहों और समुदायों ने इन बात पर बल दिया कि उनका अपना प्रतिनिधि राज्य होना चाहिए। यह एक विशिष्ट स्थिति थी जिसमें राज्य और समाज में अनुरूपता या पहचान असामान्य थी। यही स्थिति आगे चलकर
राष्ट्र, राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य की विशेषता बन गई। सिद्धांतकार अर्नेस्ट गेलनर ने बताया कि राष्ट्रवाद प्राथमिक राजनीतिक और राष्ट्रीय इकाई के एक समान होना चाहिए। इस परिभाषा में कुछ विशिष्टता है। इसमें कमी यह है कि यह राष्ट्र की एक समझ पर आधारित है। वस्तुतः राष्ट्र को परिभाषित करना एक जटिल कार्य है। सभी विद्वान सामान्य रूप से राष्ट्र को सार्वभौमिक परिभाषा देने में तटस्थ रहे हैं। अर्नेस्ट गेलनर दो गुणों, संस्कृति और इच्छा पर बल देते हैं। उनका कहना है कि की प्रतिबद्धताओं, समर्पण और एकजुटता का परिणाम है। जब लोगों की एक श्रेणी के सदस्य पूरे विश्वास के साथ एक दूसरे के पारस्परिक अधिकारों और कर्तव्यों का अपनी सदस्यता की हिस्सेदारी के न्याय के रूप में पहचान करते हैं, तब यह श्रेणी ही राष्ट्र बन जाती है। राष्ट्र और राष्ट्र राज्यों को परिभाषित करना। राष्ट्र को परिभाषित करने के लिए सर्वप्रथम इसकी प्रकृति पर ध्यान दिया गया, परंतु यह कुछ निश्चित ऐतिहासिक परिस्थितियों का उत्पाद है। अर्नेस्ट रेनान ने राष्ट्र के नस्लीय और प्राकृतिक परिभाषाओं को रद्द कर दिया। पर उन्होंने इच्छा, स्मृति और चेतना पर आधारित राष्ट्र की ऐच्छिक परिभाषा दी, जो राष्ट्रों की ऐतिहासिक निर्माण और राष्ट्रों का निर्माण इच्छा और चेतना पर आधारित थी। यह राष्ट्रों के समझने में नया मोड़ था। 1882 में रेनान ने अपने भाषण में कहा था कि राष्ट्र की कोई अस्थायी वस्तु नहीं है। यूरोप में राष्ट्र के निर्माण में श्रेणियों के निर्माण पर बल दिया गया, परंतु श्रेणियां प्रकृति में इतनी सामान्य थी कि उन्हें अधिकांश समुदायों में हासिल किया जा सकता था। इच्छा और चेतना के आधार पर अनेक गैर राष्ट्रीय समुदायों को भी पहचाना जा सकता है। इस प्रकार रेनान की परिभाषा ने राष्ट्रों के सामान्य भाग को समुचित रूप से पहचाना, परंतु विशिष्ट पक्ष की ओर ध्यान नहीं दिया। 1913 ईस्वी में जोसेफ स्टालिन ने रेनान की परिभाषा की कमियों की जानकारी दी और राष्ट्र की कुछ विशिष्टताओं की बताई। स्टालिन ने राष्ट्र को लोगों को एक अस्थायी समुदाय की ऐतिहासिक रचना बताया, जो समान भाषा में क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र और मनोवैज्ञानिक बनावट के आधार पर गठित था। स्टालिन की समझ कुछ मामलों में रेनान की विरोधी थी। स्टालिन राष्ट्र के विशिष्ट भाग को इतना महत्व देते हैं कि वे शायद राष्ट्रों के निर्माण में इच्छा और चेतना के समान योगदान की उपेक्षा कर देते हैं। 1983 में गेलनर ने इसकी पुष्टि की। रेनान, स्टालिन, गेलनर। उनका कहना था कि राष्ट्रों का निर्माण राष्ट्रवाद से होता है। भारतीय राष्ट्रवाद की विचारधारा के माध्यम से ही भारतीय राष्ट्र स्वयं निर्मित हो गया। यहाँ 3 तत्वों आत्मपरक, वस्तुनिष्ठ और वैचारिक रूप को मिलाकर राष्ट्र की अच्छी परिभाषा बन सकती है, जिसमें कभी राष्ट्रों की संभावनाएं शामिल हो सकती हैं। फिर भी यह उन समुदायों को छोड़ देता है जो राष्ट्र नहीं है। इस प्रकार रेनान, स्टालिन, गेलनर को परिभाषाओं से राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य को आसानी से समझा जा सकता है। राष्ट्रवाद राष्ट्र और राज्य की एकता पर बल देने के साथ इस बात को महत्व देता है कि राज्य की जनता के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करे। एक राष्ट्र राज्य इसी प्रकार का राज्य होता है। राष्ट्र एक बड़ा आधुनिक समुदाय है जो अपना प्रतिनिधि राज्य चाहता है। राष्ट्रवाद के सिद्धांत के सामने चुनौतियां। नए राष्ट्रीय समुदाय के उद्देश्य से कृषि समाज था। एक औद्योगिक समाज में परिवर्तन हुआ और एक नए किस्म के
सामाजिक ढांचे का निर्माण हुआ, जिसे औद्योगिक समाज का नाम दिया गया। इन दोनों बदलावों में अनेक विद्वानों का विचार था कि दोनों एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। अर्नेस्ट गैलनर ने इसी आधार पर यह सिद्धांत दिया कि इन बदलावों से राष्ट्रवाद का उदय हुआ। बड़ी संख्या में विद्वानों ने राष्ट्रवाद को एक आधुनिक प्रक्रिया बताया और इसे उद्योगवाद से जोड़ा। उनके अनुसार औद्योगिकीकरण में राष्ट्र का निर्माण अंतर्निहित था। राष्ट्रवाद को उद्योगवाद से जोड़ने के सिद्धांत में एक विशेष समस्या है। राष्ट्रवाद विश्व के अधिकांश देशों में फैला है, परंतु उद्योगवाद केवल यूरोप तक ही सीमित था। एशिया और अफ्रीका देशों में इसका फैलाव नहीं था। इसका कारण यहाँ साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का बोलबाला हुआ। इस प्रकार राष्ट्रवाद के अनेक सिद्धांत कहे जा सकते हैं। राष्ट्रवाद के सिद्धांत। राष्ट्रवाद सभी विद्वानों इस बात से सहमत हैं कि राष्ट्रवाद को किसी विशिष्ट या आंतरिक कारकों या समाज के अंदर सक्रिय कारणों से स्पष्ट नहीं किया जा सकता। इसको स्पष्ट करने के लिए समुचित बाहरी कारकों या विशेष समाज के बाहरी कारकों की जरूरत है। टॉम नैर्न का कहना है कि यह सही नहीं है कि किसी प्रकार का राष्ट्रवाद आंतरिक गतिविधियों का उत्पाद है। राष्ट्रवाद के विद्वानों में मुख्य मतभेद बाहरी कारकों भी पहचान को लेकर है। कुछ लोग राष्ट्रवाद को मानव समाज के विकास के आवश्यक चरण मानते हैं। अन्य इतिहासकार राष्ट्रवाद को एक मानव भावना या पहचान के लिए बड़ी सामाजिक और मनोवैज्ञानिक जरूरत या एक बड़ी पूर्णता के साथ पहचानते हैं। इस प्रकार राष्ट्रवाद की अवधारणा व्यापक है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की व्याख्याएं सामने आती हैं। मतभेदों को विचारों के माध्यम से समझा जा सकता है। ये विचार राष्ट्रवाद को एक दुर्घटना से लेकर एक महान मानवीय जरूरत के रूप में ले जाते हैं। इन सभी विचारों में दो विचार विशेष महत्वपूर्ण हैं: गैर आधुनिकतावादी एवं आधुनिकतावादी। गैर आधुनिकतावादी सिद्धांत। आधुनिकतावादी राष्ट्र को एक आधुनिक परिघटना मानते हैं और इसके उद्भव काल को पिछली 3 शताब्दियों से भी कम मानते हैं। इसके विपरीत गैर आधुनिकतावादी राष्ट्रवाद को अधिक अवधि कम मानते हैं। उनका कहना है कि जटिलता के साथ गुम्फित राष्ट्रवाद इतने कम समयांतराल में नहीं हो सकता। इसका विकास लंबे समय में हुआ है। जिस प्रकार आधुनिकतावादी विद्वानों में आपसी सहमति नहीं है, उसी प्रकार गैर आधुनिकतावादियों में भी आपसी में सहमति नहीं है। उन्होंने विकासवादियों, प्रकृतिवादियों और निरंतरवादियों में विभाजित किया जा सकता है। प्रकृतिवादी राष्ट्रवाद को अति प्राकृतिक भावना के रूप में देखते हैं। प्रकृतिवादियों के आसपास की निरंतरता की स्थिति है। उनका कहना है कि पाकिस्तान तो उस क्षण में अस्तित्व में आ गया जब मुस्लिम शासन स्थापित होने से गैर मुसलमानों का बड़े स्तर पर धर्मांतरण हुआ। वस्तुतः सभी देशों की अपनी छवि होती है जिसे राष्ट्रवादी विचारक या नेता मानते हैं। राष्ट्रवाद पर किए महत्वपूर्ण शोधों में निरंतरवादियों की स्थिति को समझा गया है तथा उसे अविकृत परंपरा के रूप में व्यक्त किया गया है। अविकृत परंपरा में राष्ट्रवादी अतीत तथा परंपरा का प्रयोग करते हैं और इससे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। वे अपने राष्ट्र के लिए अतीत, इतिहास और परंपरा से इसकी उपस्थिति का दावा करते हैं। उनके अनुसार परंपरा का रूप अविकृत या कृत्रिम होता है। परंपरा का आविष्कार विशेष प्रकार से किया जाता है जिससे इसका इस्तेमाल राष्ट्रवादियों के समर्थन में हो। जिन्ना मुस्लिम राष्ट्र को न्यायोचित केवल इस आधार पर ठहरा सके कि हिंदू और मुसलमान के मध्य किसी प्रकार का संबंध नहीं है तथा यही कारण था कि भारतीय इतिहास में मुस्लिम राष्ट्र का अस्तित्व बहुत पहले से रहा है। इस प्रकार मुस्लिम राष्ट्र को वैध ठहराने के लिए परंपरा की खोज की जा रही थी।
प्रमुख इतिहासकार एरिक हॉब्सबॉम के राष्ट्रवाद की अवधारणा भी महत्वपूर्ण है। उनका तर्क है कि मानव इतिहास के पूर्व आधुनिक काल से गुजरते हुए राष्ट्रवाद की व्याख्या की जा सकती है। पूर्व उपस्थिति संस्कृतियों, विरासतों तथा विभिन्न अन्य नैतिक संधियों, भावनाओं एवं पूर्व स्मृतियों पर राष्ट्रवाद केंद्रित है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे के साथ बढ़ती है, राष्ट्र में योगदान देती है, राष्ट्र के उदय में योगदान देती है। आधुनिकतावादी सिद्धांत। सभी आधुनिकतावादी एक दूसरे से सहमत नहीं है और उनके विचारों में पर्याप्त भिन्नता है। राष्ट्रवाद का एक प्रभावशाली आधुनिकतावादी सिद्धांत अर्नेस्ट गैलनर द्वारा दिया गया है। गैलनर राष्ट्रवाद के उदय को विश्व के कृषक समाज से औद्योगिक समाज में रूपांतर के रूप में व्यक्त करते हैं। नए औद्योगिक समाज ने बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय समुदायों के सृजन को आवश्यक बना दिया। औद्योगिक समाज में कुछ ऐसी विशेषताएं थी जो संपूर्ण विश्व में एक शक्ति के रूप में राष्ट्रवाद के उभार के रूप में सामने आई। यद्यपि गैलनर के सिद्धांत में एक बड़ी समस्या थी। गैलनर द्वारा वर्णित औद्योगिक समाज पूर्ण रूप से विकसित यूरोपीय समाजों में विकसित हो सकता था। विपरीत यही राष्ट्रवाद वास्तव में एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभरा और यह विकसित और अविकसित दोनों प्रकार के देशों में फैला। इसलिए प्रश्न उठता था कि एशिया और अफ्रीका के देशों में राष्ट्रवाद की व्याख्या किस प्रकार की जाए। इस प्रकार का उत्तर एक अन्य आधुनिकतावादी विद्वान टॉम नर्म के सिद्धांत से मिला है। उसने राष्ट्रवाद को वैश्विक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के क्रियाकलापों के साथ जोड़ा, परंतु गैलनर के विपरीत उन्होंने अपनी व्याख्या की तलाश विकास, शिक्षा तथा औद्योगिक समाज की गतिशीलता की अपेक्षा औद्योगिकरण के परिणाम स्वरूप सभी समुदायों को मिली विषमता तथा विस्थापन में की गई। इस विभिन्नता से विश्व को यूरोपियन अभिकेंद्र तथा एक एशियाई तथा अफ्रीकी परिधि में विभक्त कर दिया। अर्थात पूंजीवाद ने साम्राज्यवाद के साथ उपनिवेशवाद को जन्म दिया। क्षेत्र के सम्राटों ने इस विषमता के अपमान को अधिक महसूस किया। इसका सामना करने के लिए एकता एकात्मकता की दृष्टि ने एक विशाल समुदाय निर्माण करने का कार्य किया। सभी सीमाओं से परे जाकर उन्होंने औपनिवेशिक वर्चस्व के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इस प्रक्रिया के दौरान इन उपनिवेशों में राष्ट्रवाद का उदय हुआ। भारतीय राष्ट्रवाद। निश्चित रूप से टॉम नर्म का सिद्धांत वास्तविक प्रक्रिया के बेहद करीब की व्याख्या करता है, जिसमें 19वीं और 20वीं सदी के भारतीयों के राष्ट्रीय समुदाय का विकास हुआ। भारतीय राष्ट्रवादी अनुभव को सबसे अच्छे तरीके से तभी समझा जा सकता है जब इसे सामान्य और विशेष कारकों में विभाजित किया जाए। सामान्य कारक। अन्य समुदायों में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया की विशेष अन्य समुदायों में राष्ट्रीय निर्माण की प्रक्रिया की तरह व्यापक रूप से समान होंगे, परंतु भारतीय अनुभव के पास अपनी तरह की विशेषताएं हैं। भारतीय राष्ट्रवाद को उचित रूप से समझने तथा उसकी व्याख्या करने के लिए इन दो बातों का वर्णन आवश्यक है। पहली बात, समान स्थितियों में नजर बनाए रखने तथा वैश्विक शक्तियों को समझने की जरूरत है, जो राष्ट्रवाद के उदय के परिणाम के रूप में सामने आती है। इस प्रकार विशेष भारतीय स्थितियों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है, जो भारतीयों में एक राष्ट्रीय समुदाय के विकास के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सामान्य तथा सामाजिक विशेष कारकों पर ध्यान रखना राष्ट्रवाद के सिद्धांत के लिए आवश्यक है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद के उभार को लेकर आधुनिकतावादी सिद्धांतों की व्याख्या के लिए ये इग्नू के एग्जाम में 2 बार आ चुका है। ये मोस्ट क्वेश्चन है। राष्ट्र और राष्ट्रवाद के उभार को लेकर 3 आधुनिकतावादी सिद्धांत हैं। एली कड्यूरी का आधुनिकतावादी सिद्धांत। कड्यूरी ने इस सिद्धांत की स्थापना 1961 में की। इसके मुख्य तथ्य हैं। उन्होंने राष्ट्रवाद को एक सिद्धांत के रूप में माना। उन्होंने इसे आधुनिक यूरोप के बौद्धिक इतिहास में प्रभावशाली ढंग से अनुभव किया। उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा कि राष्ट्रवाद का सिद्धांत 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यूरोप आविष्कृत किया गया था।
उनके अनुसार राष्ट्रवाद की संरचनात्मक व्याख्या थी, जिसके अनुसार राष्ट्रवाद की जड़ें गहरी है, न कि इसकी कोई